जय हिंद। बुंदेलखंड न्यूज 24 के खास कार्यक्रम टॉप लीडर्स ऑफ बुंदेलखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं जेबा एक बार फिर उपस्थित हूं बुंदेलखंड के एक नए टॉप लीडर के साथ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, बुंदेलखंड न्यूज 24 ने एक प्रोग्राम की शुरुआत की है जिसमें हम बुंदेलखंड के ऐसे टॉप लीडर को आपके समक्ष रखते हैं जो सत्ता में हो या ना हो, लेकिन अपनी सेवाएं समाज को देते रहते हैं और हर संभव लोगों की मदद करते रहते हैं। टॉप लीडर्स ऑफ बुंदेलखंड के कार्यक्रम की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम हमारी बुंदेलखंड न्यूज 24 की टीम ने मुलाकात की बीजेपी के दिग्गज नेता प्रदीप सराफ की। देखिए उनसे मुलाकात के कुछ अंश। नमस्कार, मैं चंचल राय, बुंदेलखंड न्यूज 24 में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि बुंदेलखंड न्यूज 24 एक सीरीज चला रहा है जिसमें हम टॉप लीडर्स ऑफ बुंदेलखंड को आपके सामने रख रहे हैं। आज उसी कड़ी को आगे बढ़ाने के लिए हम प्रदीप सरावगी जी के पास आए हैं। आइए उनकी आपसे मुलाकात करवाते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। जैसा कि आप बीजेपी के बहुत जाने माने चेहरे हैं, तो अपने बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताइए। विद्यार्थी जीवन में ही मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक बना और संघ का कार्य प्रारंभ किया। सामाजिक कार्यों संघ का स्वयंसेवक होने के कारण समाज के लिए कुछ करना है, ऐसी प्रेरणा और ऐसी इच्छा मन में सदैव रही। उसी के माध्यम से काम करते करते आगे बढ़ा। मैं संघ का प्रचारक भी रहा हूं और प्रचारक से लौटने के बाद पुनः मैंने जब अपने झांसी शहर में अपना संघ का काम प्रारंभ किया, उस समय संघ के काम करने के पश्चात मैं भारतीय जनता पार्टी में आया और 2009 से मैं बराबर भारतीय जनता पार्टी का काम लगातार कर रहा हूं। 1986 से संघ का कार्य किया, उस राम जन्मभूमि आंदोलन से जुड़ा रहा, राम सेतु आंदोलन से जुड़ा रहा। समाज में होने वाली जो भी गतिविधि होती है, जो भी सामाजिक क्षेत्र की, उन सारी गतिविधियों से सदैव जुड़े रहने का प्रयास करता हूं और समाज के लिए कुछ ना कुछ लगातार करता रहूं, ऐसा एक मन में भाव रहता है। इस प्रकार से कार्य प्रारंभ किया। भारतीय जनता पार्टी ने हमारे काम को देखते हुए मुझको 2012 में क्षेत्रीय उपाध्यक्ष बनाया। उसके बाद मैं भारतीय जनता पार्टी का 2016 में जिला अध्यक्ष रहा और वर्तमान में प्रदेश कार्य समिति सदस्य के नाते भारतीय जनता पार्टी की को अपनी सेवाएं दे रहा हूं। इस मुकाम तक पहुंचने के लिए आपको क्या क्या संघर्ष करने पड़े? संघर्ष क्या, संघ का स्वयंसेवक बना, शाखा जाना प्रारंभ किया, समाज के लिए जब भी जो कार्य की आवश्यकता हुई वो काम किया। उसमें पहले ये था कि जो एक संघ का उद्देश्य है, इससे राष्ट्र के पुनर्निर्माण का, और जिस विचार को लेकर के, हिंदुत्व की विचारधारा को लेकर के हम लोग जो काम करते हैं, उस समय बहुत ही प्रतिकूल समाज में वातावरण था। आज हर समय हर जगह हम लोगों को हिंदुत्व का वातावरण, राष्ट्रीयता का वातावरण देखने मिलता है और समाज से सहयोग मिलता है। ऐसा 1986 और 87-88 के दशक में नहीं था। राम जन्मभूमि आंदोलन के माध्यम से समाज में एक बहुत बड़ा परिवर्तन किया। उस समय जब आंदोलन हुआ तो पूरे देश में प्रतिबंध लगा था, लोगों को, हम लोगों को जेल भी जाना पड़ा। ललितपुर जेल में मैं रहा हूं और इसी प्रकार से लगातार संघर्ष करता रहा हूं। समाज के लिए जो भी संघर्ष की जब भी आवश्यकता होती है, उसी काम को देखते आज भगवान की कृपा से मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश कार्य समिति सदस्य हूँ। राजनीति के अलावा सामाजिक और धार्मिक क्षेत्रों में आपकी क्या भूमिका है? समाज में होने वाली किसी भी प्रकार की गतिविधि हो, यदि वो समाज और राष्ट्र के लिए सकारात्मक है, अच्छी दिशा देने वाली है, तो वो कार्य कोई भी कर रहा हो, हमारा विरोधी भी यदि उस कार्य को कर रहा है, तो मेरी सोच ये रहती है कि हम उसका सहयोग करें और उसका सहयोग करने का प्रयास करते हैं, चाहे वह किसी भी रूप में काम हो रहा हो। ऐसी सामाजिक गतिविधियों से सदैव जुड़ने का प्रयास करता हूँ। राजनीति के अलावा आपको और किन किन क्षेत्रों में बहुत रुचि है? हमारा एक फाउंडेशन है, ऋषभ सरावगी मेमोरियल फाउंडेशन, जिसके माध्यम से हम पिछले 12 वर्षों से झांसी के अंदर स्कूल ओलंपिक गेम के नाम से एक बड़ा आयोजन 5000 से 5500 बच्चों का कराते हैं, जिसमें 29 इवेंट्स होते हैं और जिसका परिणाम हुआ कि आपने देखा होगा कि झांसी में खेल को, खिलाड़ियों को, प्रतिभाओं को
मौके नहीं मिल पाते थे, मंच नहीं मिल पाते थे, अवसर नहीं मिल पाते थे। आज इसका परिणाम है कि झांसी में वर्ष भर किसी न किसी खेल का आयोजन होता रहता है और जो भी प्रतिभाएं हैं झांसी की, आज वो ये नहीं कह सकती कि उनको मौके नहीं मिल रहे हैं, अवसर नहीं मिल रहे हैं। हम हर प्रतिभा को ये कोशिश करते हैं कि उसको मंच उपलब्ध हो, अवसर मिले और उसकी प्रतिभा देश और राष्ट्र के काम आए, ये कोशिश अपनी रहती है। राजनीति के अलावा और कौन कौन सी संस्थाएं और एनजीओ चलाते हैं आप? हम एनजीओ कोई नहीं, ये भी हमारा है, ये भी गैर सरकारी है, इसको कोई सरकारी सहायता प्राप्त नहीं होती है। समाज के सहयोग से ये काम हम बराबर करते हैं। इसके अलावा जैसे 30 वर्ष से लगातार नेत्र शिविर का आयोजन कर रहे हैं। सामाजिक समरसता के लिए हमारा एक बड़ा प्रयास रहता है कि देश का विकास और समाज का विकास तब तक नहीं हो सकता जब तक समाज में रहने वाले सारे बंधु एक तरीके से ना सोचें। राष्ट्र की राष्ट्रीयता का उनके अंदर भाव होगा, देश और समाज को देखने का उनका एक ही सोच होगी, तब तक ये नहीं होगा जब तक देश का विकास नहीं हो सकता। इसलिए समाज के सबसे छोटे वर्ग को लेकर के सबसे उच्च वर्ग, गरीब, अमीर, जातिगत दृष्टि से, क्षेत्रीय दृष्टि से हर प्रकार के समाज के कुछ चुनिंदा लोगों को बैठा करके हम एक सामाजिक समरसता सहभोज का कार्यक्रम हर वर्ष करते हैं, जिससे एक संदेश जाए कि समाज के सभी बंधु हम सब भाई भाई हैं और ये देश हमारा है, हम सबको इस देश के विकास के लिए काम करना है। कोरोना महामारी में आपने समाज तक कौन कौन सी सेवाएं पहुंचाई? जिस दिन पिछली बार जब कोरोना हुआ और जिस दिन लॉकडाउन लगा, तो एक समस्या जो पूरे देश के सामने बाद में बहुत बड़े विकराल रूप में आई, दूसरा ही दिन था मैं अपने घर से निकला कि जब लॉकडाउन की घोषणा हो चुकी थी, तो ये देखने के लिए कि लॉकडाउन के बाद हमारे शहर की स्थिति क्या है, तो हम अपने एक मित्र जेपी सिंह के साथ निकले थे। तो शहर में हमने देखा कि शहर की गलियों में मजदूर, बाहर से आए हुए मजदूर भटक रहे हैं और वो अपने घर जाने के लिए प्रयासरत हैं, अपने बच्चों को पीठ पे लादे हैं, पूरी गृहस्थी का सामान लिए हैं। कई किलोमीटर, पता पड़ा 50-50 किलोमीटर पैदल जब से लॉकडाउन हुआ 24 घंटे पहले से पैदल चले आ रहे हैं। उनको अपना घर का रास्ता भी नहीं मालूम, उनको कोई बताने वाला भी नहीं है। तो मैंने इससे 2 अंदाज एक साथ लगाए। नंबर 1 तो कि ये जो मजदूरों की आने वाली संख्या है, यदि ये इसी प्रकार बढ़ी, इस तेज़ी के साथ बढ़ी, क्योंकि झांसी के आसपास का बहुत बड़ा क्षेत्र है जो मजदूरी करने के लिए गुजरात और दिल्ली और महाराष्ट्र जाता है। हमने सोचा अगर ये मजदूर लौटे और इसी प्रकार झांसी की गलियों में भटके तो झांसी को कोरोना से कोई नहीं बचा सकता। इस झांसी के हर घर में कोरोना फैल जाएगा। इसके लिए हमने 2 काम एक साथ प्रारंभ किए। एक तो मजदूर भटके ना, अपने गंतव्य तक पहुँचे। झांसी सीमा के बाहर एक कैंप लगाया, प्रशासन से सहयोग के लिए कहा, लेकिन प्रशासन को हमारी बात समझ में नहीं आई, तो हमने स्वयं एक कैंप लगाया। वहीं पर मजदूरों के खाने पीने की, रुकने की व्यवस्था की और वाहनों से उनको उनके गंतव्य तक छुड़वाने की व्यवस्था की और शहर में मजदूरों को प्रवेश करने से रोका। इस काम को जब हमारे प्रशासन ने देखा स्वयं आकर के, तो उनको ये बात समझ में आई और फिर उन्होंने भी उसमें बहुत बड़ा अभूतपूर्व सहयोग हमको दिया और हमने मजदूरों से झांसी को भी बचाया और मजदूरों को अपने गंतव्य तक पहुंचाने का काम भी, उनकी दवा, दारू, भोजन, पानी की सारी व्यवस्थाएं करते हुए उनको उनके घर तक पहुंचाने का प्रयास किया। करीब 1.25 लाख से लेकर के 1.5 लाख मजदूर हमने उनके घर तक पहुंचाए। राजनीति में आपको बीजेपी पार्टी ज्वाइन करने का ही ख्याल क्यों आया? हमने बताया आपको कि मैं संघ का स्वयंसेवक बना। संघ का स्वयंसेवक होने के कारण निश्चित रूप से राष्ट्रीयता से जुड़ा, राष्ट्रीयता और हिंदुत्व से जुड़ा और हिंदुत्व के लिए और राष्ट्र के लिए काम करने वाली एकमात्र पार्टी है। सभी जातिवाद का सहारा लेते हैं, तुष्टीकरण का सहारा लेते हैं,
लोगों को प्रलोभन देने का काम दे करके, लालच दे करके सत्ता में आने का प्रयास करते हैं। भारतीय जनता पार्टी सत्ता को सेवा का माध्यम मानती है और राजनीति को एक सेवा का अवसर मानती है। इस प्रकार से काम करती है और देश और समाज को आगे ले जाना चाहती है, देश का विकास करना चाहती है। ये सारी चीज़ें जब हमने भारतीय जनता पार्टी में देखी तो स्वाभाविक रूप से मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर आकर्षित हुआ और भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहा हूँ। बीजेपी को वैश्यों की पार्टी कहा जाता है, लेकिन आज तक किसी भी वैश्य को बुंदेलखंड से टिकट नहीं मिला। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? ये ठीक है कि राजनीतिक दल जातिगत आधार पर भी विचार करना उनकी मजबूरी होती है और बुंदेलखंड में किसी वैश्य को टिकट नहीं मिला है। आगे आने वाले चुनाव में निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी इस पर विचार करेगी। पहले हमारे यहाँ पुरई में बाबूराम दादा हुआ करते थे, पिछोर में लक्ष्मी नारायण गुप्ता हुआ करते थे। बुंदेलखंड में कई वैश्य नेता भारतीय जनता पार्टी ने दिए हैं। 2022 में निश्चित रूप से हम उम्मीद करते हैं भाजपा से कि वो वैश्यों को मौका देगी। पिछले चुनाव में आपको टिकट मिलते मिलते रह गया था, आगामी चुनाव में आपकी क्या भूमिका रहने वाली है? पिछले चुनाव में भी मैंने प्रयास किया था और मुझे उम्मीद थी कि शायद हमको मौका मिलेगा, लेकिन किसी कारण से पार्टी ने किसी और को मौका दिया। आगामी आने वाले चुनाव के लिए भी मैं प्रयास कर रहा हूं। अगर पार्टी हमको एक योग्य उम्मीदवार मानेगी तो मौका देगी। आगामी चुनाव के लिए आपकी क्या क्या तैयारियां हैं? तैयारी की दृष्टि से तो भारतीय जनता पार्टी लगातार समाज में काम करने वाली पार्टी है। समाज के हर वर्ग को जोड़ने का प्रयास करती है। आज हमारे माननीय मोदी जी और माननीय योगी जी ने समाज के हर वर्ग के लिए जन कल्याणकारी योजनाएं बनाई हैं। मेरा प्रयास ये रहता है कि सरकार द्वारा ये जो योजनाएं बनाई गई ये यदि हर जरूरतमंद तक पहुंच जाएं और उनका सदुपयोग उनका हो जाए तो इससे बड़ी सेवा कोई और नहीं हो सकती, क्योंकि रात दिन एक करके माननीय प्रधानमंत्री और हमारे मुख्यमंत्री जी लगे हैं और समाज के किसी भी वर्ग को अछूता नहीं रहने की कोशिश कर रहे हैं। चाहे वो युवा हो, चाहे वो मजदूर हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो बीमार हो, चाहे वो विधवा महिलाएं हो, चाहे वो बूढ़े हों, चाहे बच्चे हों, हर एक की चिंता कर रहे हैं। इसलिए हम इसमें ऐसे में ये सबसे बड़ी सेवा और समाज सेवा समझते हैं कि ये जनहितकारी जो योजनाएं हैं हमारी सरकार की, ये जन जन तक, हर व्यक्ति तक पहुंचे। महंगाई पर आपका क्या कहना है? महंगाई तो विपक्ष द्वारा प्रचारित ज़्यादा है। आपको कहाँ महंगाई दिख रही है? अगर आज पेट्रोल मान लो 10 रुपये पेट्रोल महंगा हो गया तो आपको सुविधाएं कितनी समाज में दिखाई दे रही हैं। 5 लाख रुपए का बीमा हर गरीब को मिल रहा है। मुख्यमंत्री जी ने हर मजदूर को, असंगठित मजदूर जिनकी कोई चिंता नहीं करता था, एकमात्र रजिस्ट्रेशन पर उनको 5 लाख रुपए तक की चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं। कोई भी मजदूर की किसी भी कारण से काम करते समय मृत्यु हो जाए तो उनको दुर्घटना बीमा दे रहे हैं। इतनी सारी आप जनहित की योजनाएं देखिए। अगर उसमें थोड़ा बहुत अंतर आ रहा है, हमारा स्तर मान लो 500 रुपये का बढ़ गया और हमसे महंगाई 10 रुपये की बढ़ गई तो हम 490 रुपये तो फायदे में हैं। तो इसे हम महंगाई कैसे कह सकते हैं? क्राइम पर आपका क्या कहना है? इसमें तो हमें कुछ कहने की जरूरत नहीं। आज उत्तर प्रदेश में जो अपराधी है वो माननीय योगी जी के नाम पर या तो उत्तर प्रदेश से पलायन कर गया, छोड़कर भाग गया, या वो जेलों में है, या वो शांत घर पर सो रहा है। लेकिन अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश आज हमको देखने मिल रहा है। आप देखिए रात में 12 बजे भी हमारे समाज की महिलाएं, बहनें, बच्चियां घूमते मिल जाएंगी। पहले क्या स्थिति थी, आज से 5 साल पहले कल्पना कर सकते हैं हम? ऐसी सोच भी नहीं सकते थे, कल्पना नहीं कर सकते थे। लोगों के प्लॉटों पर कब्जे दिन दहाड़े हो जाया करते थे। खाली प्लॉट हमारा है ऐसा नारा लगता था। आज किसी की हिम्मत है कि
किसी का प्लॉट कोई कब्जा कर ले। आपने धन्यवाद मोदी जी कर एक रैली निकाली थी, वो रैली निकालने का आपका क्या उद्देश्य था? सामान्यतः क्या होता है कि राजनीतिक स्तर पर नेता और सरकारें जब कोई घोषणा करती हैं तो समाज का वो वर्ग जो उससे सीधा लाभान्वित भी होता है वो भी सरकार को थैंक यू नहीं बोलता है, धन्यवाद नहीं बोलता है। हमने सोचा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमारी झांसी के लिए, हमारे झांसी के गौरव रहे जो मेजर ध्यानचंद, उनके नाम पर इस देश के सर्वश्रेष्ठ खेल पुरस्कार का नाम रखा है। तो निश्चित रूप से जहां ध्यानचंद का सम्मान बढ़ा, हमारे झांसी का भी गौरव बढ़ा है, झांसी का सम्मान बढ़ा है, तो हमारी भी कोई एक जिम्मेदारी है कि हम क्यों ना प्रधानमंत्री जी को इस काम के लिए थैंक यू बोलें। तो मेरे मन में विचार आया कि प्रधानमंत्री की घोषणा को जन जन से जोड़ा जाए, और जन जन से जोड़ने के लिए एक रैली निकालने का विचार आया। और रविवार का दिन था, बहुत अच्छा अवसर था, मेजर ध्यानचंद जी का जन्म दिवस था, खेल दिवस था, अभी हाल में ओलंपिक निपटा भी था। ऐसे शुभ मौके पर हमने पूरी झांसी की जनता को लेकर के एक धन्यवाद मोदी रैली निकाली। उसमें हम झांसी वासियों को आभार भी उनका प्रकट करना चाहते हैं कि उनके बच्चे, बूढ़े, नौजवान सब ने उतर करके जिस प्रकार से उस रैली में शामिल होकर के धन्यवाद मोदी के नारे लगाए, जिस प्रकार से उस रैली का स्वागत किया, निश्चित रूप से झांसी की जनता उसके लिए धन्यवाद की पात्र है। हमारे दर्शकों को अपने परिवार का थोड़ा सा परिचय दीजिए। मैं, मेरे 2 बच्चे, एक ने अभी ग्रेजुएशन किया है, एक बच्चा हमारा 10th में है, मेरे 2 भाई हैं। एक भाई समाज सेवा के लिए पूरी तरह से समर्पित रहते हैं, पूरे देश का भ्रमण करते हैं, वो भी संघ के प्रचारक रहे। एक बड़े भाई जिनको झांसी का एक एक व्यक्ति जानता है, जो खेलों के लिए और गरीबों के लिए, कमज़ोरों के लिए पूरी तरह से समर्पित रहते हैं। हम 3 भाई, और हमारा तो सौभाग्य है कि लोगों के यहाँ एक हम तीनों भाई समाज के लिए हमेशा, हमारे पिताजी स्वर्गीय श्री लक्ष्मी नारायण सरावगी यहाँ ट्रेजरी ऑफिसर रहे, और उन्होंने भी लोगों की इतनी सेवा की कि आँखों के लिए जब वो कैंप लगाते थे तो 25 झांसी और झांसी के आसपास के लोग हर साल 25 दिसंबर का इंतज़ार करते थे कि हम तो जो बाबूजी कैंप लगाएंगे हम उसी कैंप में जाएंगे, वहीं पे अपनी आँखों का ऑपरेशन कराएंगे। और जिस प्रकार की से वो उनकी सेवा करते थे, उसके कारण से आँखों वाले बाबूजी के नाम से जाने जाने लगे थे। ये हमारे लिए बड़े गौरव की बात है। ऐसा कोई मैसेज जो हमारे बुंदेलखंड न्यूज़ चैनल के माध्यम से आप दर्शकों तक पहुंचाना चाहते हैं? बिल्कुल, एक हमारे बुंदेलखंड को लेकर के देश और सारी दुनिया में एक पहचान है कि ये गरीब क्षेत्र है, पिछड़ा क्षेत्र है। इसके बिल्कुल विपरीत हमारी सोच है। कहा जाता है कि बुंदेलखंड में पानी नहीं है, बुंदेलखंड पिछड़ा इलाका है, बुंदेलखंड में गरीबी बहुत है, बुंदेलखंड में मजदूरों का क्षेत्र है। इसके विपरीत मैं ये कहूँगा कि ये हमारा दुर्भाग्य है। ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, प्राकृतिक हर दृष्टि से ये क्षेत्र हमारा महत्वपूर्ण है। पानी की बात करें तो शायद देश में सबसे ज़्यादा नदियाँ बुंदेलखंड क्षेत्र में हैं, सबसे ज़्यादा बांध हमारे क्षेत्र में है। हाँ, अगर कमी है तो इस क्षेत्र की राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी रही, जिसने हमारे बुंदेलखंड को देश और दुनिया के सामने उभारने का काम नहीं किया। इतने बांध होने के बावजूद, इतनी नदियां होने के बावजूद पानी के नहरों की व्यवस्था इस प्रकार की नहीं बनाई कि हर किसान तक, हर खेत तक हमारा पहुँचे। पर्यटन के क्षेत्र में आप ये तो ऐसा सांस्कृतिक धरोहर वाला क्षेत्र है। ओरछा, यहाँ पर भगवान राम 14 वर्ष में से 12 वर्ष यहाँ रहे। तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी, वाल्मीकि जी ने यहीं रह करके रामायण लिखी। तो इस क्षेत्र को, ऐसे क्षेत्र को हम ये संदेश देना चाहते हैं कि हम सभी बुंदेलखंड वाले लोगों को अपने बुंदेलखंड पर गर्व होना चाहिए, और अपने बुंदेलखंड को सारी दुनिया के रूप के मानचित्र पर अगर हम उभारने में सफल रहे
पर्वतों, पहाड़ों का, नदियों का क्षेत्र कहा जाता है बुंदेलखंड को, तो निश्चित रूप से एक पर्यटन बड़ा रोजगार होकर के निकलेगा। पारंपरिक खेती आज आपको देखने मिलेगी तो केवल बुंदेलखंड में बची है। पारंपरिक खेती को अगर पानी का अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ का हो जाए तो यहाँ के किसान भी खुशहाल हो जाएंगे और पर्यटन के माध्यम से इस क्षेत्र की बेरोजगारी को भी हम दूर कर सकते हैं। धन्यवाद सर, अपना कीमती वक्त हमारे चैनल को देने के लिए। धन्यवाद आपको भी। दस्तक देने वाले हैं विधानसभा चुनाव। बुंदेलखंड की सीटों पर होगा किसका राज? बाजी मारेगी सपा या भाजपा, या होगा बीएसपी का राज? कांग्रेस रहेगी किस पायदान पर, यह बताएगा हमारा अभियान। जनता का मन टटोलने के लिए झांसी बबीना के हर गांव में पहुंचेगी बुंदेलखंड न्यूज 24 की टीम। बुंदेलखंड न्यूज 24 के साथ हर रोज देखें जनता के मन की बात, हमारे खास कार्यक्रम चुनावी गणित में। बहुत जल्द आने वाला है चुनावी गणित आपके अपने चैनल बुंदेलखंड न्यूज 24